हाय एवरीवन। अब हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन आया था सीए इंटर लेवल में मई 2006 में। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन रिपीट होता है, मैंने आपको बताया है। कैश फ्लो का कंसेप्ट आपको मालूम ही है। 3 एक्टिविटीज़ होते हैं। एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ क्या क्या लिखना है आपको। 3 एक्टिविटी होते हैं। ये रहा आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर होता है फिक्स असेट्स, इधर होता है इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे होता है करंट असेट। ये सेट शेयर कैपिटल, जो लोन फंड होते हैं, और करंट लायबिलिटी। नमस्ते नमस्ते। अब ये प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे डाउट रहेगा आप बताना मेरे को। तो आपको बस इतना याद रखना है, डायरेक्ट मेथड में ये हमारे फाइनेंसर है, शेयर कैपिटल और लोन फंड। इससे रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखते हैं। इससे रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में। और इससे रिलेटेड पैसा इनफ्लो आउटफ्लो होता है ना, तो कहाँ लिखते हैं सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। तो याद रखना 3 एक्टिविटी होते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपको ये 3 ही लिखना है। आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं तो अभी सीए इंटर लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 99% सब सीए इंटर का बच्चे लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, सीए इंटर। अभी इसमें सीएमए के लिए भी कुछ बेनिफिशियल हो जाता है, बीकॉम लेवल के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, तो 3 एक्टिविटी होते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी। अभी अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखो और आपको क्लासीफाई करना है। एग्जाम क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। तो राज लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। सेल्स, जो आपका बिजनेस है ना, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जो आप पूरा 12 महीना करते हो वो आपका नॉर्मल एक्टिविटी, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स किए 40 लाख का, कंपनी ने कैश सेल किया, मतलब पैसा ऑन द स्पॉट मिल गया, ये तो पूरा 12 महीने करते हैं ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ओ प्लस, मतलब ऑपरेटिंग में प्लस होगा। इनफ्लो हो रहा है ना, इनफ्लो आएगा तो प्लस, आउटफ्लो होगा तो माइनस। मतलब बिजनेस में पैसा आएगा तो प्लस, बिजनेस से पैसा जाएगा तो माइनस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वॉज 75% ऑफ द सेल। हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कैश किधर पे किया? कैश फ्लो चैप्टर में केवल पैसा देखने का, पैसा आता है और पैसा जाता है वो देखने, यहाँ कैश फ्लो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बी वाला हमारा काम का नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, हम क्या करें? तो ये इनडायरेक्ट मेथड में इसका ट्रीटमेंट आता है। डायरेक्ट मेथड में इग्नोर करना है आपको, क्योंकि इसमें बताओ कैश किधर दिख रहा है, समझे ना? पैसा देखने का, पैसा पैसा करती है गाना है ना, तो वहाँ पैसा देखना है। तो पहले में कैश दिखाई दिया, सेकेंड में कैश नहीं है, इग्नोर इट। थर्ड में भी कैश नहीं, इग्नोर इट। फोर्थ में देखो, ट्रेड क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2006 एक्सीड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस बाय 1 लाख। बताओ इसमें कैश किधर है? इग्नोर इट। आगे बढ़ते हैं। टैक्स पे किया, जब हम कमाएंगे तभी तो टैक्स पे करते हैं, तो ऑपरेटिंग में माइनस होगा, क्योंकि अपना मेन एक्टिविटी होता है ना, बिजनेस करेंगे तभी तो टैक्स पे करेंगे, ना करेंगे बिजनेस ना पे करेंगे टैक्स। तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होता है। दो समझा? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, देखो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ये हमारे काम का है, क्योंकि क्रेडिटर से पूरा साल भर में परचेस किया होगा तो क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। इसीलिए मैंने क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग इग्नोर किया। हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं, किसी ने रेडीमेड किसी ने दिया है ना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अगर ये नहीं दिया होता था ना तो मैं क्रेडिटर का लेजर बनाता था। ओके, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग पेड, पेड पेड ने लिखा है पेड, एडमिन एक्सपेंस पे किया, ये और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। हमने एक नया मशीन परचेज किया दिसंबर में, मशीन में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, क्योंकि आप जब मशीन परचेस करोगे तो पैसा बाहर जाएगा ना, एक्वायर मतलब परचेस। तो जब आप मशीन परचेस करोगे बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस होएगा 6 लाख। डिविडेंड पे किया, याद करो डिविडेंड हम किसके और पे करते हैं? शेयर्स के ऊपर।
तो शेयर से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड ना फाइनेंशियल है, माइनस होगा। और ये ओपनिंग कैश है, सॉरी ओपनिंग कैश नीचे दिया 1/4/2005 का, ये ओपनिंग कैश है और ये क्लोजिंग कैश है। नीचे आंसर में लिखा हो, ये आंसर आना चाहिए, एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं आएगा, ऐसी वेरिफिकेशन। ऑपरेटिंग आंसर इतना आएगा, इन्वेस्टिंग का 6 लैक्स माइनस में, फाइनेंशियल का -1,20,000 मई 2006 में आ चुका है। तो कैसे सॉल्व करना है सर, ऊपर हेडिंग लिख देना, ऊपर हेडिंग लिख देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर किसके हिसाब से हम लोग AS3 फॉलो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड एकदम इजी है, 2 रुपीस कॉलम बना देना, इतनी एक्टिविटी लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 6 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद नेक्स्ट, ये ऑर्डर याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 4 लाइन छोड़ दो और लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, 4 लाइन छोड़ दो। और एक आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट, पता नहीं क्या आएगा, नेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बाद में लिखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at the beginning, at the beginning of the period, जिसको ओपनिंग कैश बोलते हैं। और इसके नीचे एक लाइन छोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो लिख देना आप, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। चलो लाइन से जाते, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सुनो, पहला 3 एक्टिविटी हो गया ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। तो बताओ हमने कैश सेल किया तो पैसा आया ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे कैश सेल, क्या लिखेंगे, कैश सेल। ये बताओ कैश सेल के तो कितना पैसा है, 48 लाख प्लस होगा, कोई डाउट, 48 लाख प्लस होगा। अगर इनफ्लो होगा तो ऐड करना, आउटफ्लो होगा तो लेस करना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैश नहीं, इग्नोरेड, इसमें कैश नहीं, इग्नोरेड, क्रेडिटर में कैश नहीं, इग्नोरेड। टैक्स पेड, ऑपरेटिंग में माइनस करने का, तो नीचे लिख देना टैक्स पेड। जब आप टैक्स पे करोगे बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, इसीलिए इसको माइनस साइन दिखा देना। माइनस का मतलब ब्रैकेट, हाँ, ये ब्रैकेट मतलब माइनस। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस हम पूरा साल भर करते हैं ना, ये तो बिजनेस का खर्चा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस पेड, क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड। हमने एडमिन एक्सपेंस कितना पे किया, 3,60,000, ब्रैकेट दिखा देना याद से। नेक्स्ट, हमने एक नया मशीन खरीदा 6 लाख का, तो नया मशीन खरीदा तो इन्वेस्टिंग में आएगा, लिख देना परचेज ऑफ फिक्स असेट। कितने का असेट परचेज किया, 6 लाख का, एक ही है तो सीधा मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ इसको, एक ही है उसके अंदर, लेकिन भूल ना जाना ब्रैकेट दिखाना। नेक्स्ट, डिविडेंड पे किया, डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है तो लिखेंगे डिविडेंड पेड, लेकिन फाइनेंशियल का नोट करना एक ही है ना, तो अगर एक ही रहेगा ना तो सीधा आउटर कॉलम में निकाल देना। कितना डिविडेंड पेड, 1,20,000 आउटर कॉलम में, ब्रैकेट दिखा देना। ओपनिंग कैश, ये है ओपनिंग कैश 50,000। कैसे पता चला सर, हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं 31 मार्च 2006 का बना रहे हैं, तो 1/4/2005 ओपनिंग कैश होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। ये बताओ ओपनिंग कैश कितना दिया है हमको, ओपनिंग कैश अपने को कितना दिया है, 50,000, आउटर कॉलम में लिख देना, एक रहेगा तो आउटर कॉलम में। ऐसी क्लोजिंग कैश कितना दिया, 70,000, लिख देना कैश इन हैंड 70,000। समझा, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश।
देखो ऑलमोस्ट बेटा हमने सब लिख लिया, अब कुछ करना नहीं है। एक चीज़ हमने स्केप हो गया, पॉइंट नंबर 5 टैक्स पेड हो गया। हाँ ये पॉइंट स्केप हो गया। पॉइंट नंबर 6 अमाउंट पेड टू क्रिएटर, हमने क्रिएटर को पेमेंट किया था ना 35,50,000, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कितना पे किया क्रेडिटर को 35,50,000, ब्रैकेट दिखा देना। ऑलमोस्ट सब हो गया, अभी एडलेस करना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 48 लाख माइनस करो तीनों, 35,50,000 माइनस 3,60,000 माइनस 1,50,000, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 7,40,000। 7,40,000 ऑपरेटिंग आंसर, इन्वेस्टिंग का माइनस 6 लैक्स, फाइनेंशियल का माइनस 120। व्हाट इज द नेट आंसर? नेट आंसर आपको आएगा 20,000 का, चेक कर लो। देखो ना 6 + 1 720 और 740 में से माइनस कर दो 20,000 आएगा। 20,000 पॉजिटिव आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलने का नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। इसमें क्या ऐड करना? ओपनिंग कैश ऐड करना, आपको आ जाएगा क्लोजिंग कैश। मैच हुआ 10/10। तो ऐसे सॉल्व करना एग्जाम में। ओके, ऐसे करता हूँ, समझ में आया? तो क्या था सर इस क्वेश्चन में स्पेशल? कुछ नहीं, कुछ बातें इग्नोर करना है, जो कैश वाला रहेगा ना उसी को लिखना है। तो फर्स्ट वाला एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, हमने कैश सेल किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 35% ऑफ द सेल्स है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मतलब नहीं, हमने पेमेंट किधर किया उसके अंदर, क्योंकि गुड्स जो सेल किया उसका कॉस्ट है, जरूरी नहीं ना जितना खरीदा रहेगा उसका पेमेंट किया रहेगा, तो उसका पेमेंट नीचे दिया था अमाउंट पेड टू क्रिएटर, वो हमारे काम का, इसीलिए हमने इसको इग्नोर किया। तो 2 को इग्नोर किया, 3 को भी इग्नोर करना, 4 को भी इग्नोर करना, क्योंकि क्रिएटर का ओपनिंग क्लोजिंग हम लेके क्या करें, ये इनडायरेक्ट मेथड में काम आता है, समझे ना। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग हम लेके क्या करें, ये इनडायरेक्ट मेथड में काम आता है, डायरेक्ट मेथड में हम नहीं लिखते। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्रिएटर को पे किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस, एडमिन एक्सपेंस किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस, नया मशीनरी खरीदा इन्वेस्टिंग में माइनस, डिविडेंड पे किया फाइनेंशियल में माइनस, और एक क्लोजिंग कैश और ओपनिंग कैश। ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैश फ्लो से रिलेटेड जितना भी वीडियो है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फॉर सी ए इंटर लेवल, पूरा का पूरा सी ए इंटर का प्रॉब्लम है। ठीक है, बाय बाय। हाय एवरीवन, दिस सी ब्रिजेश सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, फर्स्ट वीडियो में समझाया था डायरेक्ट मेथड का कंसेप्ट, सेकंड में इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट समझाया था, और जो थर्ड वीडियो था रीडिंग ऑफ लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको देख लेना। कैश फ्लो से रिलेटेड जितना भी मेरा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये डायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड का ये आया था मई 2010 में। ओके, आज से 10 साल पहले। तो मैं क्वेश्चन अभी पढ़ने जा रहा हूँ, एकदम इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। तो सुनो, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है मेरे को, डायरेक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है कि सब इंफॉर्मेशन सीधा सीधा नहीं देते वो लोग, कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे रेडीमेड। तो सुनो, मैं भी आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा हाय हेलो का, सबको एक बार मैंने हाय बोल दिया है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको सीए इंटर लेवल के लिए काम आएगा, सीए में जिधर जिधर कैश फ्लो है ना, जिसका भी एग्जाम है ऑल ओवर द इंडिया, उनके लिए काम आएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आप देखना है लेक्चर खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि कुछ तो पढ़ा है सर ने। ओके, from the following particulars related to B Limited, B Limited for the year ended 31st March 2010, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 15,500 डिस्पोज ऑफ फॉर 12,000। एक फर्नीचर जो 15,500 का था आपने सेल किया 12,000 का, ठीक है। मशीनरी 3,10,000 परचेज किया एंड 20,000 स्पेंट ऑन इरेक्शन। तो रूल है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाने में जो खर्चा होता है सब ऐड होता है मशीनरी से संबंधित, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू
ओके, एक प्रेफरेंस है जिसका थोबड़ा वैल्यू 10 लाख है, वो रिडीम किया एट ए प्रीमियम में, अच्छी बात है। इन दिस कनेक्शन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे तो इक्विटी शेयर इशू करना पड़ता है, तो उसीलिए इक्विटी शेयर इशू किया है। तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया एट 3% प्रीमियम और इक्विटी शेयर इशू किया है 2% प्रीमियम। द इंटायर मनी हैज बीन रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, गुड। डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस शेयर पे 40,000 और इक्विटी शेयर पे 1,10,000। टोटल सेल 32 लाख है, 32 लैक्स है, उसमें से इतना कैश सेल है तो बाकी बेटा क्रेडिट सेल होगा। टोटल परचेस 8 लाख है, उसमें इतना कैश परचेस है तो बाकी क्रेडिट परचेस होगा। एक्सपेंसेस 12,40,000 है, बोलता है इतना पी&एल अकाउंट में हमने चार्ज किया है, मतलब इस साल का एक्सपेंस इतना है 12,40,000। टैक्स पेड इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये जो टैक्स पे किया है 3,30,000, इसका पेट में, इसका पेट में क्या है, किडनी है? नहीं नहीं, ये जो टैक्स पे किया ना, इसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हम लोग डिविडेंड के ऊपर पे करते हैं, तो ये गलती है। हाँ, इसको अलग करेंगे इसमें से। इसके अंदर जो 3,30,000 है ना, ये जो 3,30,000 है स्टूडेंट, इसके अंदर टैक्स कितना रहेगा? 3 लाख, ये इसको अलग कर देना, ये क्योंकि एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसके अंदर, कितना 22,500, तो बैलेंस कितना बचा 3,30,000 में से? बाकी टैक्स पे किया रहेगा कंपनी ने, कितना 3,07,500 आएगा, चेक कर लो कैलसी में, लिखो 3,30,000 लिखा माइनस 22,500, हाँ बरोबर है, 3,07,500 बाकी टैक्स पेड रहेगा जो बिजनेस का रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद क्या लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग कैश दिया हमको, सुन रहे हो, ये क्लोजिंग कैश है। कौन सा कैश है? क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश नहीं दिया है, तो टैली होगा पता नहीं चलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2010 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग ऑल्सो। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, अनपढ़ नहीं नहीं अनपेड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अनपेड एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। मैं जानबूझ के आंसर लिखा हूँ, एक घर पे कैसा प्रैक्टिस करने का मालूम है, आंसर लिख के रखने का, और ये अपना डेस्टिनेशन है, यहाँ तक जिंदा पहुँचना है। अगर ये आता है तो सही जा रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है। मतलब लास्ट आंसर लिखने का वेरिफिकेशन के लिए, ये आया था मई 2010 में। तो सुनो, एक बार इतना पढ़ के हो गया तो आप बोलेंगे सर पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, दूर दूर तक तो कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा मेथड है। बेटा कभी भी कुछ नहीं लिखा रहेगा ना, तो मुझे भी नहीं मालूम क्या है। सुनो इधर, ये क्वेश्चन में मानता हूँ कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये देखो कानून सबूत मांगता है, तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये देखो टोटल सेल दिया है, इसमें कैश सेल है, टोटल परचेस दिया है, एक्सपेंस दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन देख के लग रहा है कि डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है। तो ये जब एग्जाम में आया था ना, वो लोग बताए नहीं थे कि कौन सा मेथड है, आपको खुद ही समझना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का इनडायरेक्ट मेथड का डेटा नहीं दिया है। वो किधर दिया? प्रॉफिट लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो सब नहीं दिया है बेटा, तो डायरेक्ट मेथड का डेटा दिया है। ओके, एक बार इतना हो गया तो इसके बाद फॉर्मेट बना लेना। हेयर कम द फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2010, ₹2 कॉलम बना लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10 लाइन छोड़ दो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4-5 लाइन छोड़ दो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 5 लाइन छोड़ दो। ओके, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। और मैंने कुछ 3 लेजर बनाए क्योंकि सीधा सीधा बेटा आंसर नहीं आने वाला है, डेटर का, क्रेडिटर का और अनपेड एक्सपेंसेस का। अब मैं प्रॉब्लम शुरू करता हूँ। देखो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले सर रिकॉल करा रहे हैं फिर से शॉर्टकट। देखो आपने बैलेंस शीट देखा है ना, ये तो बैलेंस शीट देख के 4 साल से बैलेंस शीट ही देख रहे हैं आप। कुछ लोग अभी TY BCom में आ गए, कुछ लोग अभी FY में होंगे, तो बैलेंस शीट आप देख ही रहे हो। बैलेंस शीट में यहाँ होता है शेयर होल्डर फंड, बरोबर, इधर होता है लोन फंड जिसको बोरोड फंड बोलते हैं, लोन फंड, शेयर होल्डर फंड, लोन फंड। तो एक होता है शेयर होल्डर फंड और दूसरा होता है लोन फंड। ये साइड फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट होता है, बरोबर, यहाँ पर करंट असेट्स होता है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी होता है। तो शेयर होल्डर और लोन से संबंधित इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो कौन सा एक्टिविटी में लिखते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखते हैं, क्योंकि दे आर आवर फाइनेंसर, ये हमको पैसा देते हैं।
इससे संबंधित इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, गाड़ी बंगला खरीदा सब, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और स्टूडेंट करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी संबंधित अगर पैसा इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहला लिखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड लिखते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड लिखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑर्डर ऐसी है डायरेक्ट मेथड का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन अभी आप देखते जाओ, एक ही पेज में मेरा आंसर हो जाएगा। सुनो, चुन चुन के पढ़ना। फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 15,500, तुमने उसको कितने में बेचा, 12,000 का बेचा, तो 12,000 पैसा है ना, 12,000 इनफ्लो हुआ ना। फर्नीचर कौन सा एक्टिविटी, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है ना, तो फर्नीचर आपने सेल किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। देखो ना, फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का फर्नीचर बेचा आपने, 12,000 का बेचा, प्लस होगा इनफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर हमारा हो गया, समझ में आया। सर एक डाउट है, इसका प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नहीं निकालने का, वो इनडायरेक्ट मेथड में करते, डायरेक्ट मेथड में नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट मेथड हम पी एंड अकाउंट बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट मशीनरी 3,10,000 का, ये वीडियो से रिलेटेड डाउट रहेगा तो बिंदास पूछना, सर क्लियर करेंगे। मशीनरी कॉस्टिंग 3,10,000 आपने परचेज किया, बस इतना पढ़ो कंट्रोल। उसके बाद क्या बोलता है, 20,000 इसके ऊपर इंस्टॉलेशन में खर्चा किया, इरेक्शन में, उसको असेंबल करने में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 3,10,000 प्लस 20,000, तो बताओ मशीन कितने का पड़ा, 3,30,000 का पड़ा। मशीन परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में आएगा, लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। तो बताओ मशीन कितने का परचेज किया, 3,30,000 का परचेज किया। जब मशीन परचेज करो तो पैसा बाहर जाता है, इसीलिए माइनस। समझ में आया, यस सर, गुड, जीनियस बच्चे लोग। 3,30,000 राइट आंसर। तो मशीनरी का हो गया, ये तो आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पॉइंट नंबर थर्ड, फुल्ली पेड। सुनो, सुनना ध्यान से, हेडफोन यूज किया करो, मेरा वॉइस अच्छा ही है, वो तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो वॉइस गूंजता है, नहीं तो मेरा वॉइस बहुत भारी है। कुछ दिन में गाना भी गाना चालू करूंगा। सुनो, फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 lakhs वर रिडीम एट ए 3% प्रीमियम। बस इतना पढ़ो, आगे मत पढ़ो। आपने 10 लाख प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया 3% प्रीमियम, तो बताओ पैसा बाहर जा रहा है ना, कितना जा रहा है, 10 लाख के ऊपर 3% निकालो तो आंसर आएगा 30,000। आप चेक करो, नहीं आएगा तो वीडियो बंद कर दो, मत देखो फिर। 10 लाख के ऊपर 3% निकालो, आंसर आएगा 30,000। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर इसके अंदर आता है, शेयर होल्डर के अंदर आता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम। तो कितना पैसा गया, 10,30,000, दैट इज एन आउटफ्लो। समझ में आ रहा है। देखो 10 लाख के ऊपर 3% निकालो तो टोटल आएगा 10,30,000 आउटफ्लो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस कनेक्शन 60,000 इंटू 10 करो तो आएगा आपको 6 लैक्स, लेकिन 6 लैक्स नहीं इशू किया, एट ए प्रीमियम में इशू किया। मतलब एक काम करो, 60,000 इंटू 12 करो, इतने का शेयर इशू किया आपने, तो शेयर इशू किया तो इनफ्लो होता है, तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा कितना इशू किया, देखो दिखा देता हूँ, 60,000 इंटू 12 रुपये आया, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम भी इकट्ठा हुआ, तो 60,000 इंटू 12 करो, आंसर आएगा 7,20,000, दैट इज ए इनफ्लो। ओके, तो इनफ्लो होगा तो ऐड होगा, आउटफ्लो होगा तो माइनस होगा। सर क्या 30,000 ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आया, कौन सा 30,000 बेटा, 30,000 ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर प्रेफरेंस, ये बेटा डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में हम लोग पीनल अकाउंट नहीं बनाते हैं ना, तो कैसा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डायरेक्ट मेथड का मेरा वीडियो नंबर 1 देखो, रिक्वेस्ट करता हूँ बाद में ये वीडियो होने के बाद। इसमें क्या करते हैं मालूम है, केवल पैसा पैसा गिनते, पैसा करती है, ऑपरेटिंग संबंधित इनफ्लो और आउटफ्लो वही लिखते हैं हम लोग, यहाँ पीनल अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए नहीं लिखा हमने। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, समझ गया, इंटर मनी हैज बीन रिसीव। तो पॉइंट नंबर 3 मेरा पढ़ के हो गया। पॉइंट नंबर 4 पढ़ने जा रहा हूँ। डिविडेंड पे किया, प्रेफरेंस शेयर पे 40,000, इक्विटी शेयर पे 110,000, सीधा सीधा आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है।
तो शेयर्स और शेयर से संबंधित कोई चीज रहेगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये बताओ प्रेफरेंस शेयर पे एक बार फिर से दिखा दूं बच्चे लोग को। प्रेफरेंस शेयर पे कितना पे किया, 40,000। तो प्रेफरेंस शेयर पे 40,000 डिविडेंड पे किया तो आउटफ्लो होगा, माइनस कर देना। ऐसे ही इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड पे किया 1,10,000, तो इक्विटी डिविडेंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना, 1,10,000। भूल ना जाना, ब्रैकेट दिखा ना गाल पे उसका, आउटफ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, तो ये दोनों डिविडेंड हमने पे कर दिया। आगे बढ़ो। अभी ये जो सबसे मजा भी इधर है, टोटल सेल 32 लाख दिया है, उसमें इतना कैश सेल है, तो बता इतना ऑन द स्पॉट आपको मिल गया ना कैश सेल। आप सोचो अपन टायर का बिजनेस है, हम लोग टायर बेचते हैं, एमआरएफ का टायर बेचते हैं, तो 32 लाख में इतना कैश सेल है, तो ऑन द स्पॉट पैसा मिल गया। कैश सेल ऊपर आता है ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे कैश सेल। कैश सेल बोलो बोलो कितना पैसा है, 11,50,000 ऑन द स्पॉट मिल गया, दैट इज ए इनफ्लो। बाकी क्रेडिट सेल है, सुन रहे हो, बाकी क्रेडिट सेल है, बाद में आते हैं। टोटल परचेस 8 लाख से, टोटल परचेस 8 लाख है, उसमें इतना कैश परचेस है, मतलब 8 लाख में 60,000 हमने ऑन द स्पॉट दे दिया। तो बोलेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो कैश परचेस। जब आप कैश परचेस करोगे तो पैसा बाहर जाता है, 60,000 ब्रैकेट दिखाने का। ओके नेक्स्ट, ये दोनों मैंने कर लिया, कैश सेल कर लिया, कैश परचेस कर लिया, बाकी उधारी है, बाकी है। टोटल एक्सपेंस बेटा 12,40,000 है, बोलता हूँ पीएनएल अकाउंट में शो किया है, इसको नहीं लिखेंगे, जब लिख दिया तो गलत हो जाएगा। रुको, ये इसको मैं पेंडिंग छोड़ा हूँ, ये 3 एरो बनाया ना, रामायण महाभारत नहीं चालू है, ये 3 जो बनाया ना इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। टैक्स पेड, सुनो, टैक्स पेड इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 22,500 इसके अंदर इंक्लूड है, तो मैंने उसको अलग किया, झाड़ू बनाया ना इधर, तो 3,30,000 में इतना टैक्स है, ऑपरेट जो आप प्रॉफिट किया उसका टैक्स है, बाकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स शेयर से संबंधित होता है, तो इसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग में और इसको लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में, समझ में आ रहा है। तो यही लिखने जा रहा हूं मैं। तो टैक्स कितना पे किया, लिखेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड। तो बताओ टैक्स कितना पे किया, 3,07,500, ये माइनस होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड संबंधित होता है, इसीलिए सॉरी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड संबंधित होता है और डिविडेंड शेयर से कनेक्टेड है, तो यहाँ लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे डिविडेंड DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड। कितना पे किया, 22,500, माइनस दिखा देना। ओके, टैक्स को हमने अलग अलग कर दिया, टैक्स पेड ऊपर आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नीचे शो करेंगे। यहां तक समझ गया, यस सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग दिया है, तो सुनो लास्ट में लिखते हैं ना अपन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग और दूसरा एंड, तो क्लोजिंग कैश कितना दिया है, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश हमें दिया है 1,25,000। ओपनिंग कैश इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्लोजिंग कैश दिया है। नेक्स्ट, ये भी मेरा पढ़ के होगा, अब आएगा मजा। सुनो, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों दिया डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, अभी बताता हूँ ना। ये एनालाइज करने के लिए कि डेटर से कितना पैसा मिला, क्रेडिटर को हमने कितना पैसा दिया और एक्सपेंसेस इस साल कितना है, कितना एक्सपेंस आपने कैश में पे किया, उसी लिए 3 लेजर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, डेटर का ओपनिंग कितना दिख रहा है 150 और क्लोजिंग 147, डेटर सोर्स डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ डेटर का ओपनिंग कितना दिख रहा है 1,50,000 और डेटर का क्लोजिंग कितना दिख रहा है 1,47,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखाओ, हाँ बरोबर, डेटर का अकाउंट। तो डेटर का अकाउंट इसलिए बनाना है कि मुझे ये पता लगाना है कि इस साल डेटर से कितना पैसा मिला पूरा साल भर में, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया पूरा क्वेश्चन में, इसीलिए वो लोग जानबूझ के डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग 78 और 83, तो क्रेडिटर शोज क्रेडिट बैलेंस 78,000 और 83,000 लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरीड डाउन। डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग। आगे बढ़ो, अनपढ़ नहीं नहीं अनपेड, अनपेड एक्सपेंसेस, तो अनपेड एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 63 और 55, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 63,000 और क्लोजिंग कितना है सर 55,000, क्लोजिंग 55,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ तक समझा, यस सर।
तो ओपनिंग क्लोजिंग देखो, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। एक बार इतना हो गया, अब आएगा मजा। पॉइंट नंबर 5 फिर से पढ़ने जा रहा हूँ स्टूडेंट। इसके बाद डाउट रहेगा तो बिंदास पूछो। डाउट नहीं क्लियर किया तो कह के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे आपका। क्रेडिट सेल, गुड गुड। ऋत्विक ओके, सुनो मैं आंसर दे रहा हूँ, थैंक यू आंसर देने के लिए। तो ये बताओ 30 कैलसी ले लो, 32 लाख में से 11,50,000 माइनस करो। 32 लाख लिखो सब लोग, माइनस 11,50,000, आंसर आता है 20,50,000, राइट आंसर। तो 20,50,000 इज द क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल का एंट्री आपको मालूम है ना, क्रेडिट सेल करते तो एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल कैसे निकाला ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। 32 लैक्स टोटल सेल था, उसमें से कैसे निकाल दो तो आपको मिलेगा क्रेडिट सेल। सुने, तो क्रेडिट सेल कितना है सर, 20 लैक्स 50,000, इतना क्रेडिट सेल किया रहेगा हमने। ऐसी ये वाला पॉइंट बताओ, टोटल परचेज 6 लैक्स, सॉरी टोटल परचेज 8 लैक्स थे, 8 लाख में से 8 लाख लिखा माइनस 60,000। आपको क्रेडिट परचेज ढूंढना है, टोटल 8 लैक्स है, उसमें इतना कैश परचेज किया तो बाकी क्रेडिट परचेज किया रहेगा। और क्रेडिट परचेज करते हैं तो एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो ये साइड लिखेंगे बाय परचेज, बाय परचेज। हेडफोन यूज करो, अभी भी एक लड़का हेडफोन नहीं यूज कर रहा है, दिखा दे रहा है मेरे को यहाँ से, तो प्लीज हेडफोन यूज करो आप। 7,40,000 क्रेडिट परचेस किया रहेगा स्टूडेंट। तो क्रेडिट परचेस कैसे निकाला बताओ ना सर। ये देखो 8 लाख में से, ब्रैकेट में दिखा देना, 8 लाख में से क्या माइनस करना, 60,000 माइनस कर दो। 8 लाख में 60,000 माइनस कर दो, 8 लाख टोटल परचेस है, उसमें से इतना कैश परचेस है तो बाकी क्रेडिट परचेस है। और क्रेडिट परचेस का एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, समझा? यस सर, गुड, शाबाश। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया, रुको थर्ड। एक्सपेंसेस बोलता है पीनल में चार्ज किया। सुनो सुनो, इसका एरो बना के दिखाता है एंट्री क्या आता है। अगर एक्सपेंस इतना पीनल अकाउंट में जाता है तो एंट्री आता है एक्सपेंस पीनल का डेबिट में होता है तो एंट्री आता है पीनल अकाउंट डेबिट। हाँ, टू एक्सपेंसेस कितना, 12,40,000। तो ये एंट्री मारा होगा वो लोग ने, पीनल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो पीनल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे, इस एंट्री का हम पोस्टिंग करें। हमने पीनल तो नहीं बनाया लेकिन एक्सपेंस तो बनाया ना, ये देखो एक्सपेंस बनाया, अनपेड एक्सपेंसेस। तो क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखो, 12,40,000। समझ में कैसा आया, 12,40,000। बोलता है एक्सपेंस पीनल अकाउंट में चार्ज किया है तो इसका एंट्री आता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इसका एंट्री आता है पीनल टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंस क्रेडिट से में लिखो बाय पीनल अकाउंट। ओके, यहाँ तक समझा? अब क्या करने का सर, ऑलमोस्ट ये 3 तो कर लिया, अब आप लेक्चर को टैली करेंगे। कैलसी ले लो सब लोग, कैलसी ले लो, टोटल करो, मैं भी टोटल करता हूँ। तो जब हम टोटल करेंगे, टोटल करते हैं तो 1,50,000 प्लस 20,50,000, टोटल आपको आएगा 22 लाख का। यहाँ 22 लाख का डिफरेंस आता है, ये 22 लाख यहाँ लिखो। उस 22 लाख में से 1,47,000 माइनस करो, आपको डिफरेंस आता है कितने का, 20,53,000 का डिफरेंस आता है। चेक करो आप, ये बैलेंसिंग फिगर है, अंडा बनाया मैंने। आप एग्जाम में ऐसा कुछ मत करना, ये तो आपको दिखाने के लिए। बोल देना बाय बैंक, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, BF, बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो 20,53,000 का क्या हुआ सर, इतना पैसा हमें डेटर से मिला होगा। गुड मनीष, ओके मनीष, राइट आंसर 20,53,000। ओके, तो 20,53,000 डेटर से मिला होगा। और दिमाग चलाओ, डेटर से पैसा मिला तो यही तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर देंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट पैसा आया ना तो लिखेंगे कैश फ्रॉम, कहाँ से मिला, डेटर से मिला। सर कितना और वीडियो बनाएंगे, जब तक जान है बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो आते रहेगा, आते रहेगा, जब तक जिंदगी है वीडियो डालते रहूँगा, ताकि अपना टैलेंट सब दे के चले जाओ नेक्स्ट जनरेशन बच्चे लोग को। जब मैं एक दिन नहीं रहूँगा तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो तो रहेगा ना। तो सुनो, कैश रिसीव मिला, तो कैश मिला डेटर से, तो इसका यहाँ पे शो करेंगे, ये इनफ्लो है हमारा 20,53,000। क्या ना स्टूडेंट, थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, मेरा खुद का भी क्लास है तो वो लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ट्राई करूँगा आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए, पास्ट पेपर का वीडियो कवर करूँगा।
ओके, तो थोड़ा लेक्चर में बिजी रहता हूँ, सबका चालू हो गया लेक्चर्स, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, टीवाई बीकॉम, उसके वजह से टाइम नहीं मिल पाता सर। कभी समझना, अगर मैं नहीं आऊँगा ना, समझना ना सर, बहुत बिजी रहेंगे। तो इसका सेकेंड इफेक्ट समझ में आया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर को एनालाइज करो, कैसे ले लो, क्रेडिटर टोटल करो 78,000 प्लस 7,40,000, टोटल आपको आता है 8,18,000। 8,18,000, 8,18,000 माइनस 83,000, आपको डिफरेंस यहाँ टोटल यहाँ लिख देना 8,18,000, इसमें से 83,000 माइनस करो, ये सा डिफरेंस आता है। इसका मतलब इतना पैसा हमने क्रिएटर का मुंह पे मारा रहेगा क्या? नहीं, इतना पैसा हमने क्रिएटर को दिया रहेगा, तो लिखेंगे टू बैंक। कितना आता है? 7,35,000, इतना पैसा हमने क्रिएटर को दिया होगा। समझ में आ रहा है? अगर क्रिएटर को दिया रहेगा तो बिजनेस संबंधित है, तो ऑपरेटिंग में आता है, क्या लिखेंगे? पेड, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो बताओ क्रेडिटर कितना पैसा दिया? 7,35,000, दैट इज एन आउटफ्लो। क्रेडिटर को पैसा देगा तो पैसा बाहर जाता है, बिजनेस है, इसीलिए माइनस। पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। सर सम तो बहुत सिंपल था। गुड गुड। सॉल्व करने के बाद इजी लगता है, सॉल्व करने से पहले खतरनाक लगता है स्टूडेंट। एक बार सॉल्व हो जाता है तो फिर इजी लगता है। अनपेड एक्सपेंस टैली करते हैं, 63,000 प्लस 12,40,000, टोटल आपको आता है इसका 13,03,000। ये टोटल यहाँ लिखो 13,03,000, उसमें से 55,000 माइनस करो, माइनस 55,000। इसका मतलब तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत को मिला है कि इतना एक्सपेंस आपने कैश में पे किया रहेगा, तो लिखेंगे बाय बैंक। क्योंकि एक्सपेंस पे करते तो एंट्री आता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितना कैश पे किया रहेगा? 12,48,000 का एक्सपेंस पे किया रहेगा। समझ में आ रहा है? राइट आंसर। इसका सेकेंड इफेक्ट, एक्सपेंस पे करेंगे तो आउटफ्लो होगा ना, बिजनेस संबंधित है, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड। कितना? 12,48,000। समझ में आया? यस सर, आप पढ़ाएंगे सब समझ में आता है। तो 12,48,000, हाँ, तो यहाँ से लेस होगा, ब्रैकेट दिखा देना। यहाँ तक समझा? सर आप अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। अब एक काम करो, अभी इनफ्लो ऐड करो। ये इनफ्लो है आउटफ्लो ऑपरेटिंग का, तो ऐड करो, डायरेक्टली एडलेस करो। चलो मैं भी करता हूँ आपके साथ, आप भी करो, टोटल करो। तो देखो, एक बार टैक्स वाला पॉइंट दोबारा बता दो, टैक्स वाला पॉइंट। अच्छा अच्छा ठीक है, ये खत्म कर लूँ उसके बाद बताता हूँ। सुनो, टोटल करते हैं 11,50,000 प्लस 20,53,000, ये टोटल हो गया। ये सब माइनस करो, माइनस 60,000 माइनस 3,07,500 माइनस 7,35,000 माइनस 12,48,000, आपको आंसर आता है ऑपरेटिंग का 8,52,500। ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस करके तुम इतना कमाए, बिजनेस करके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। कैल्शियम पहले प्लस लिखा करो, हाँ, 1,20,000 लिखा, माइनस 3,30,000, आंसर माइनस में आता है। कितना आता है? सॉरी, 1,20,000 नहीं था बेटा, 12,000 था, तो 12,000 माइनस 3,30,000, आंसर 3,18,000। ये किसका आंसर है? माइनस में। इन्वेस्टिंग का आंसर माइनस में है। अब करते हैं फाइनेंशियल का आंसर। कैल्शियम पहले प्लस वाला लिखने का, सुने, पहले प्लस वाला लिखा करो, तो 7,20,000 माइनस 10,30,000 माइनस 4,00,000, ना 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 ना, वापिस करते, 7,20,000 माइनस 10,30,000 माइनस 40,000 माइनस 1,10,000 माइनस 22,500, आंसर माइनस में आता है। कितना आता है? माइनस में कितना आता है? 4,82,500। आप क्या करो, तीनों का एडलेस करेंगे। कैल्शियम में इसको लिखो, पहले प्लस वाले को 8,52,500 लिखा, इसको माइनस करो, माइनस 3,18,000 माइनस 4,82,500, आंसर आता है 52,000 आता है, 52,000। 52,000 प्लस में आता है। अगर आंसर प्लस में आएगा तो इसी को बोलते हैं, प्लस में आ रहा है ना, नेट इंक्रीज इन कैश बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश। सुनो, कैश का क्लोजिंग नहीं दिया है, कैश का क्लोजिंग नहीं दिया है, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से भी? ओके सर।
तो कैश का ओपनिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया है, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वही ओपनिंग कैश रहेगा। तो एक काम करो, 1,25,000 में से 52 को माइनस करो, मतलब 73,000 ना ओपनिंग कैश रहेगा। सबूत इकट्ठा किया बेटा हमने, क्योंकि टैली नहीं हो पाएगा, 73,000 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश बैलेंसिंग फिगर है, लिखा हो बैलेंसिंग फिगर। ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया, प्रॉब्लम कंप्लीट। आप डाउट पूछना चालू करो। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वो टैक्स का बताओ, तो सुनो टैक्स का बताता हूँ। देखो क्या लिखा था, लिखे थे वो जो टैक्स पेड है ना, टैक्स पेड इंक्लूड, टैक्स पेड जो किया है ना उसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है 22,500, इंक्लूड बोला है ना, ये टैक्स के अंदर इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड तो शेयर्स पे करते हो ना, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फाइनेंशियल एक्टिविटी में आना चाहिए, और टैक्स पेड तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, इसीलिए हमने इसमें से अलग कर दिया। इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अलग करो, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। समझ में आ रहा है? समझना, एक लेडीज डब्बा में जेंट्स चढ़ गया, तो उस जेंट्स को पहले उतार दो आप, और लेडी लोग को अलग करो, जेंट्स लोग को अलग करो, ठीक है ना। तो आपका टैक्स पेड कितना है, 3,07,500, वो ऑपरेटिंग में लेस किया, देखो 3,07,500, और आपका जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे किए हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समझ में आया अभी भी अच्छे से? और कुछ पूछना बेटा आप लोग को? फिर से एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, मेरा एक फीचर है फास्ट रिकॉल कर दूं। देखो इस क्वेश्चन में सब तो सीधा सीधा दिया था। फर्नीचर बेचा 12,000, 12,000 का बेचा, हमने लिख दिया फर्नीचर हमने सेल किया 12,000 का इनफ्लो। बाद में बोलता है एक मशीनरी परचेज किया, उसको लाने इरेक्शन में खर्चा हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों को ऐड कर देना। मशीन परचेज किया 3,30,000 का, दो हो गया, ये भी हो गया। तीसरा क्या बोले थे, प्रेफरेंशियल इशू किया 3% प्रीमियम, तो पैसा कितना है 10 लाख प्लस 30,000, 10,30,000 प्रेफरेंशियल आउटफ्लो हुआ, सॉरी प्रेफरेंशियल रिडम्पशन हुआ ना, आउटफ्लो। फिर बोलता हमने इक्विटी शेयर इशू किया, लेकिन 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम में इशू किया, तो 12 रुपए है, तो 60,000 इंटू 12 करने का शेयर इशू किया। नेक्स्ट, तो ये भी हो गया थर्ड वाला हमारा। फोर्थ क्या बोलते, डिविडेंड पे किया प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पे, ये देखो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे किया। टोटल सेल 32 लाख था, उसमें इतना कैश सेल है, तो बाकी क्रेडिट सेल, कैश सेल हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन जो क्रेडिट सेल हमने यहाँ लिखा, टेटर का ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिट सेल। नेक्स्ट, टोटल परचेस 8 लाख था, उसमें से इतना कैश परचेस है, तो कैश परचेस तो यहाँ लिख दिया, बाकी क्रेडिट परचेस हम यहाँ लिखेंगे। टोटल में से कैश परचेस निकाल दो, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट का ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिट परचेस। टोटल एक्सपेंसेस 12,40,000 पीएनएल में शो किया, तो पीएनएल का डेबिट में, तो एक्सपेंस का क्रेडिट में। नेक्स्ट, टैक्स पेड किया, अभी समझा दिया सर ने, कैश का क्लोजिंग दिया था, बाद में लेजर को टैली करना, तो यहाँ से आपको मिलेगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसका सेकेंड इफेक्ट। ऐसे ही क्रेडिटर का, क्रेडिटर टैली करो, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका लिए इतना पैसा हमने क्रेडिटर को पे किया रहेगा, थैंक्स राहुल, क्रेडिटर को इतना पे किया रहेगा, तो 7,35,000, और एक्सपेंस इतना पे किया रहेगा पूरा साल भर में। सर अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो क्या बोले, कमेंट किधर चले जाता है, ठीक है सर, अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो हम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सेम करते बेटा ऋत्विक, सेम करते। टैक्स पेड में यहाँ लिखता और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहीं करता, ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, टैक्स का ट्रीटमेंट सेम रहता है, डायरेक्ट मेथड हो इनडायरेक्ट मेथड हो, ओके। तो क्रेडिटर हो गया, एक्सपेंस में इतना मिला, बाद में बाकी आपके सामने लाइव टेलीकास्ट किया आपने, ओके। एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। और कुछ पूछना है? नहीं सर, लेडीज डब्बा में जेंट्स, हाँ वो आपको समझाने का तरीका है, नहीं तो समझते नहीं बच्चे लोग। मैंने यही बोला ना, ये जो टैक्स है ना, टैक्स 3,30,000, उसमें से डिविडेंड को अलग कर दो, ओके, तो डिविडेंड को अलग कर दो, टैक्स को अलग कर दो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मॉर्निंग को ये बच्चे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 डायरेक्ट मेथड्स अगर आपको करना है तो कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। देखो अपने पास जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में यहाँ होता है फिक्स असेट्स, यहाँ होता है इन्वेस्टमेंट,
यहाँ होता है करंट एसेट्स, यहाँ होता है करंट लायबिलिटी, इधर होता है शेयर होल्डर फंड, इधर होता है लोन फंड। बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी, लोन फंड, शेयर होल्डर फंड। इससे रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो होगा ना, तो उसको कौन सा एक्टिविटी बोलोगे? फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिकॉज दे आर आवर फाइनेंसर। शेयर होल्डर फंड और लोन से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं, बिकॉज दे आर आवर फाइनेंसर। पैसा इधर ही से आता है। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज हमने इधर पैसा इन्वेस्ट किया है। एंड करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझे? क्योंकि इससे हम बिजनेस करते हैं, करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी से हम बिजनेस करते हैं। तो 3 एक्टिविटीज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। याद रहेगा? डायरेक्ट मेथड में आपको बस इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो ऑपरेटिंग बोलना, इससे रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलना, इससे रिलेटेड रहेगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना। ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में आ चुका है मई 2013 में। On the basis of the following information, prepare cash flow statement for the year ended 31st of March 2013. Point number 1. Second point, cash collected from the credit customer operating activity में आएगा। कैश पेड टू सप्लायर, हम सप्लायर को पूरा साल भर में पेमेंट करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। गुड्स से रिलेटेड जितना भी रहता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट, कैश पेड टू सप्लायर हो गया, कैश पेड टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। पॉइंट नंबर 4, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 16 करोड़ वेर रिडीम। शेयर से रिलेटेड कोई भी रहेगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना। ओके, तो बोलता है फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 16 करोड़ वेर रिडीम एंड इक्विटी शेयर 16 करोड़ वेर अलॉटेड एज फुल्ली पेड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। शेयर से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है मैंने बोला ना फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, 13 करोड़ का हमने इनकम टैक्स पे किया। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो टैक्स भरोगे, तो टैक्स का कनेक्शन डायरेक्टली आपको प्रॉफिट के साथ है तो टैक्स पे किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। मशीन बुक वैल्यू 21 करोड़ सोल्ड किया, मशीन कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। एंड न्यू मशीनरी वॉज इंस्टॉल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, लोन के ऊपर, लोन से रिलेटेड कोई भी चीज तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है ना, तो डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पे किया, शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। एंड लास्ट में ओपनिंग कैश दिया, क्लोजिंग कैश इस क्वेश्चन में नहीं दिया, ओपनिंग कैश दिया 9 करोड़। आप हेडिंग लिख देना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013 एज पर AS3 डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड एकदम इजी है, आपको इनफ्लो और आउटफ्लो गिनना है। डायरेक्ट मेथड एकदम इजी, आपको कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो गिनना है। पहले लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश। सबसे पहला क्वेश्चन में और टोटल सेल 199 करोड़ है, उसमें से कैश सेल से कितना मिला? अगर कैश सेल से मिला तो इनफ्लो हुआ ना, तो लिखेंगे कैश सेल। कैश सेल जो आप पूरा साल भर में करते हो उससे रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो होता है ना, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जो हम पूरा 12 महीने में करते हैं, पहला लिखा है कैश सेल। कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वीडियो नंबर 1 जरूर देख लेना, वीडियो नंबर 1 में पूरा शॉर्टकट समझाया था। ओके, कैश सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है तो कैश सेल कितना लिखेंगे? 131 करोड़, तो हम लोग केवल 131 ही लिखेंगे। ओके, करोड़ में सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ओके, कैश फ्रॉम डेटर, अगर इनफ्लो होगा तो प्लस रहेगा, आउटफ्लो रहेगा तो मैं ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट मतलब माइनस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया, पेड टू क्रेडिटर। अच्छा, जब हम क्रेडिटर को पैसा पे करेंगे बिजनेस से रिलेटेड तो कैश आउटफ्लो होगा ना, इसीलिए हम उसको माइनस दिखाएंगे, ब्रैकेट का मतलब आउटफ्लो। ओके, नेक्स्ट लिखा है
पॉइंट नंबर 4 हो, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर 16 करोड़ रिडीम। अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा ना, तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया? 16 करोड़ का, तो माइनस 16 करोड़ माइनस क्योंकि आउटफ्लो हुआ ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वही लाइन में आगे पढ़ो, फेस वैल्यू ऑफ, वही लाइन आगे पढ़ो, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 16 करोड़ वेर अलॉटेड एज फुल्ली पेड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। आपने शेयर इशू किया तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बताओ इक्विटी शेयर इशू किया तो इनफ्लो 1, लेकिन शेयर प्रीमियम में इशू किया तो 20 करोड़ आ रहेगा। सर कैसे? 16 करोड़ में 25% ऐड करो ना, 16 करोड़ में 25% ऐड करो तो आंसर आएगा 20 करोड़। इनफ्लो होगा इसीलिए प्लस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 13 करोड़ का आप इनकम टैक्स पे किया। आप इनकम टैक्स पे किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पे किया आपने? 13 करोड़ का, माइनस होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, 21 करोड़ का मशीनरी 30 लाख का लॉस में बेचा, तो आपने मशीन कितने में सेल किया? 20,70,000 का ना। तो जब मशीन सेल करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होगा, तो लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। 21 करोड़ का मशीनरी आपने 30 लाख का लॉस में बेचा, तो एग्जैक्टली आपको पैसा कितना मिला होगा? 21 करोड़ माइनस 0.30। देखो 21 करोड़ का मशीनरी 30 लाख का लॉस में बेचा, तो एग्जैक्टली आपने मशीन कितने में सेल किया? 20,70,000 का सेल किया रहेगा। जब मशीन सेल करो तो इनफ्लो होगा इसीलिए प्लस। हाँ, पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है नया मशीनरी भी खरीदा आपने 40 करोड़ का। तो जब नया मशीनरी खरीदा रहेगा तो लिखेंगे परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी। जब मशीनरी परचेस कर दो आउटफ्लो होगा। कितने का मशीन परचेस किया? 40 करोड़ का, तो ब्रैकेट दिखा देना याद से, क्योंकि जब आप मशीन परचेस करो तो आउटफ्लो होगा ना, बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इसीलिए माइनस करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिबेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया 1 करोड़ का। अगर डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगा, लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। कितना इंटरेस्ट पे किया? 1 करोड़ का, ब्रैकेट दिखा देना, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करोगे तो बिजनेस से पैसा आउटफ्लो होने वाला है। नेक्स्ट, डिविडेंड 10 करोड़ पे किया। डिविडेंड टोटल 10 करोड़ वाज पेड ऑन इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ही पे किया 17%। तो 10 करोड़ के ऊपर 17% निकालोगे तो आंसर आएगा 1.70। डिविडेंड शेयर्स की ओर पे करते हो तो इसीलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे करेंगे? देखो डिविडेंड कितना पे करता, 10 करोड़ पे कर दे, प्लस उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ही पे करना, तो उसका उस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स उसका 17% निकालो, 17% निकालो तो आएगा आंसर 1.70। तो टोटल डिविडेंड कितना पे करेंगे? 11.70। सिंस बिजनेस से आउटफ्लो रहा है इसीलिए ब्रैकेट दिखा देना। समझ में आया? 11.70 कैसे निकाला? 10 करोड़ प्लस उसके ऊपर 17% कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इसके ऊपर, तो टोटल कितना पे किया रहेगा? 11.70। लास्ट में ओपनिंग कैश कितना दिया है? 9 करोड़ दिया है, तो लिखेंगे ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश दिया 9 करोड़। आउटर कॉलम में लिखने का, ओपनिंग कैश 9 करोड़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? ऑलमोस्ट सब हो गया, टोटल करेंगे। जब आप टोटल करोगे, टोटल करेंगे ऑपरेटिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग, फाइनेंशियल का अलग, तो 131 प्लस 67 माइनस 159 माइनस 13, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 26 करोड़ पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पहले कैल्शियम प्लस वाला लिखो, तो 20.70 माइनस 40 करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 19.30। फाइनेंशियल एक्टिविटी का 20 प्लस में बाकी सब माइनस कर दो, माइनस 16 माइनस 1 माइनस 11.70, आंसर माइनस में आएगा 8.70। तो 26 पॉजिटिव, बाकी सब माइनस है, तो नेट आंसर कितना आएगा? 26 माइनस 19.30 माइनस 8.70, आंसर आएगा 2। लेकिन माइनस में आता है तो बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश, नेट डिक्रीज इन कैश। अगर पॉजिटिव रहेगा तो बोल देना नेट इंक्रीज इन कैश।
समझ में आया? 2 माइनस में और ये प्लस में, तो नेट आपको आंसर आएगा 7 करोड़ का, 7 करोड़ का। इसी को बोलेंगे क्लोजिंग कैश। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। समझ में आया? क्लोजिंग कैश कैसे निकाला? -2 में 9 ऐड कर देना, आंसर आएगा 7। 9 प्लस है और 2 माइनस है, तो नेट आंसर आएगा 7 करोड़। दिस इज द क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश क्वेश्चन में नहीं दिया था। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में डायरेक्ट मेथड का। बस ये टेक्निक भूलना नहीं आप, मैं जो टेक्निक बताए। शेयर होल्डर फंड लोन से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में बोलेंगे। फिक्सेड्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जिससे हम बिजनेस करते हैं, इसमें सब गुड्स बिट सब आता है, गुड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, गुड्स से रिलेटेड जितना भी रहेगा, और बिजनेस का जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो सब ऑपरेटिंग में आते हैं। ओके, एज्यूम करता हूँ वीडियो समझ में आए। अपना फ्रेंड लोग से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे वीडियो का बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय। आज हम करेंगे कैश फ्लो के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो बेटा प्रॉब्लम करने जा रहा हूं ये आपको सीए इंटर का आरटीपी में इंक्लूड है, ठीक है। तो एग्जाम क्वेश्चन है, ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आरटीपी में इंक्लूड है और कैश फ्लो से रिलेटेड जितना वीडियो मेरा है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। डायरेक्ट मेथड करने के लिए आपको कुछ गेम का रूल याद रखना है। व्हाट इज द गेम का रूल, यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो, आपको एक बैलेंस शीट आप देखते आ रहे हो ना, बैलेंस शीट तो आप देखे ही हो। बैलेंस शीट 11th 12th FY SY हमेशा देखे हो। TY कुछ लोग पास हो गए और कुछ लोग उसके बाद कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट आप देखे ही हो। देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है फिक्स एसेट, इधर होता है इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे होता है करंट एसेट, यहाँ होता है शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, नीचे होता है बोरोड फंड या लोन फंड, और बाद में होता है करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट, बिजनेस में कुछ इनफ्लो होता है, कुछ आउटफ्लो होता है। आपको ना ग्रुप बनाना है, आपको ग्रुप बनाना है कि कौन सा इनफ्लो किससे रिलेटेड है। मतलब सब अपना मेहनत से नहीं आता है ना। शेयर होल्डर और बोरोड फंड से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो कौन सा एक्टिविटी में लिखते हैं सर? ये हमारे फाइनेंसर है तो हम लिखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखते हैं। कौन सा एक्टिविटी में लिखते हैं सर? फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम को फाइनेंस करते हैं तो इसका मतलब शेयर इशू किया, शेयर रिडीम किया, लोन लिया, लोन वापिस किया। सुने, आवाज आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है। गुड इवनिंग सबको। निखिल, ओके, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम रहे तो बताना मेरे को, हाँ, कमेंट आपको मेरे को दूसरा इसमें देखना पड़ता है। तो शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड से संबंधित कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, तो फिक्स कहाँ लेते हैं? सॉरी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेते हैं। जैसे कि शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में शो करना है। हेडफोन यूज करो बेटा, सब लोग हेडफोन यूज करो, ठीक है ना, कंपलसरी। तो आपको वीडियो और मजा आएगा सुनने को। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, तो कौन सा एक्टिविटी में लेना है सर? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो इसको, ये यहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसको हम लोग लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। कौन सा एक्टिविटी सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर शो करते हैं। किधर शो करते हैं सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। एक सेकेंड, ये हम कहां शो करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर शो करते हैं। और स्टूडेंट नेक्स्ट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से संबंधित कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, तो कहां शो करते हैं उसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शो करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शो करते हैं। क्लियर? तो कौन सा एक्टिविटी में आएगा? रुको,
तो मैं ये बोल रहा हूं स्टूडेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी संबंधित एक्टिविटी किधर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लेना है। और को ड्राइंग मेरा अच्छा है, अवार्ड मिला था मेरे को ड्राइंग में बचपन में। तो आ जाओ, तो 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट, पहला हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हैं, दूसरा हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं, और तीसरा हम लिखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज होते हैं एज पर कैश फ्लो AS3 के अंदर। ये इनडायरेक्ट मेथड में अक्सर यूज होता है। सर डायरेक्ट मेथड में फाइनेंशियल तो वैसे ही करेंगे, इन्वेस्टिंग भी वैसे ही करेंगे। सर रिप्लाई बेटा मैं वहां नहीं देख रहा हूँ, सॉरी जरा दर्शन में अगर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो सॉरी, मैं एक्चुअली वो रिप्लाई देने मैसेज देखने के लिए मेरे को साइड में देखना पड़ रहा है, इसके वजह से बेटा जरा करा लूं, उसके बाद आपको रिप्लाई देता हूँ ना। हाँ अनमोल, बहुत दिनों बाद है, अभी डेली आऊंगा, चिंता मत करो। और जब मैं आऊंगा ना आपको मैं पहले रिमाइंड दे दूंगा कि कब मैं आपको लाइव आ रहा हूँ, डेली आऊंगा। अभी वापिस अभी लाइव आऊंगा, आज 10:30 को आऊंगा, ठीक है। आरटीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। मैं सिखाने जा रहा हूं बेटा डायरेक्ट मेथड, ये जो आरटीपी में डायरेक्ट मेथड है। तो मैं ये बोल रहा हूं डायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम सर एग्जाम में आएगा। ओके अनिश नेपाल से, ओके ठीक है बेटा। करंट एसेट सुनो मेरे को पढ़ा लेने दो ना, जरा पढ़ाने दो ना। आप देखो मेरा मकसद आपका एक ही रहता है, बच्चे लोगों को डाउट क्लियर करने का। हाय बाय तो अपन बाद में भी कर सकते हैं ना बेटा। हाँ ये 3 एक्टिविटीज होते हैं, मैं समझाने जा रहा हूं आपको बेटा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या ध्यान देना है, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम रहेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं मालूम है, बिजनेस हम पूरा 12 महीने करते हैं ना, तो पूरा 12 महीने में इनफ्लो होता है, बिजनेस में आउटफ्लो होता है। एग्जाम्पल बेटा मैं शूज बेचता हूं, शूज हमारा मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, तो हम लेदर खरीदते हैं और शूज बना के बेचते हैं, ये तो हम पूरा 12 महीना करेंगे, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, कस्टमर हमको पैसा देंगे, कैश देंगे, क्रेडिट सेल भी कलेक्शन होगा, तो गुड से संबंधित कोई भी चीज आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, अगर आपका ऑफिस है, बिजनेस को चलाने के लिए आपने स्टाफ रखा है, लाइट बिल वगैरह आता है, ऑफिस का खर्चा है, सेलिंग खर्चा है, जो पूरा 12 महीना होता है वही सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। मतलब ये नॉर्मल एक्टिविटीज है, हम पूरा 12 महीना करते हैं, उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं डायरेक्ट मेथड में। ओके तो बस इतना ध्यान देना, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम रहता है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंजेस होता है, वो भी एकदम ईजी है। चलो मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना अच्छे से क्लियर एकदम, जिधर भी नहीं प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर नहीं दिखाई दे तो बोलना मेरे को। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द लाइट फॉर द ईयर एंडेड एज पर AS3 रिवाइज के सबसे बनाना है। तो सुनो, सबसे पहले एक कैश बुक दिया है, आप कैश बुक 11th स्टैंडर्ड में देखे हो ना, 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक देखे हो ना, वही कैश बुक है, बस वर्टिकल बना है। ये रिसिप्ट है, ये स्टार्टिंग का 5 रिसिप्ट है, ये देखो ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिसिप्ट है, बाकी पेमेंट है। आपको ना ग्रुप बनाना है, कौन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, कौन इन्वेस्टिंग में आएगा और कौन फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। तो चलो ग्रुप बनाते हैं। मेरे को बताओ ये ओपनिंग कैश है, ये क्या है सर, ओपनिंग कैश है। क्या है सर, ये ओपनिंग कैश है, ठीक है। कैश बुक नहीं दिखा है सर, कैश बुक नहीं देखा है। अरे बेटा 11th में पढ़े हो ना कैश बुक, 11th में पढ़े, 11th में कैश बुक नहीं है तो मेरा प्लेलिस्ट में ढूंढ लो, कैश बुक में समझाया बेसिक एकदम 11th स्टैंडर्ड में। सुनो ये ओपनिंग कैश है, डेटर से पैसा मिला बेटा, पूरा साल भर हम बिजनेस करते हैं तो कस्टमर से पैसा मिलते रहता है, पूरा 12 महीना होता है, यही तो हमारा बिजनेस है। अगर मैं टायर बेचता हूं तो टायर बेच के मेरा पैसा मिलेगा, ओके अगर मैं फर्नीचर बेचता हूं तो फर्नीचर बेच के मेरे को पैसा मिलेगा, दैट इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, बिजनेस में पैसा आता है तो प्लस, बिजनेस से पैसा जाएगा तो माइनस। हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, सुन रहे हो, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, देखो यहां दिखाया सर ने इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा सर, प्लस होगा। लक्ष्मी आ रही है, पैसा आ रहा है, व्हेन मनी कम इन, व्हेन मनी कम्स इन प्लस करना, मनी गोस आउट फ्रॉम द बिजनेस माइनस करने का। आपने शेयर इशू किया, आपने शेयर इशू किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, देखो इधर सामने बना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में प्लस होगा। यस थैंक यू बेटा। ओके गॉड नहीं हूं बेटा, नॉर्मल सर हूं, बच्चे लोग का भला करने के लिए आया हूं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
रैंक मारने का बेटा, रैंक मारने का, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको। सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने एसेट बेचा, कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। एग्जाम में सिस्टमेटिक करना, एग्जाम बहुत इजी होने वाला है। अब आ जाओ कुछ पेमेंट, जो पेमेंट है ना, पेमेंट टू सप्लायर, हमने सप्लायर को पेमेंट किया। अगर हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो ये तो अपना नॉर्मल बिजनेस है ना, हम यही तो काम करते हैं। तो सप्लायर को जब हम पेमेंट करेंगे, कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया बेटा, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। आपने एसेट्स परचेज किया, अब भी बताया सर ने लाइव, तो एसेट अगर परचेस करते हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। आपने वेजेस और सैलरी पे किया, ये तो आप पूरा 12 महीना पे करते हो, पूरा 12 महीना पे करते हो, जो पूरा 12 मंथ में होता है, नॉर्मल एक्टिविटी से, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस होगा। सैलरी, सेलिंग और ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा किया आपने, आजकल बिजनेस में गुड्स बिकता नहीं तो सेलिंग खर्चा करना पड़ता, ऑफिस खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। आपने इनकम टैक्स पे किया बेटा, जब हम कमाएंगे तभी तो टैक्स पे करेंगे, जब हम कमाएंगे तभी तो टैक्स पे करेंगे। तो जितना भी आप पूरा 12 महीने में कमाते हो उसके बेस पे टैक्स पे करते हो, तो आपका बिजनेस से संबंध है टैक्स का, आपका टैक्स का कनेक्शन डायरेक्ट आपका बिजनेस के साथ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ है। जितना जैसा आप एक्टिविटी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेमेंट और डिविडेंड। बेटा हम डिविडेंड किसके ओर पे करते हैं, फिक्स एसेट, सॉरी शेयर्स के ओर पे करते हैं ना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। आपने बैंक, बेटा सॉरी मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, मैं मैसेज देखूंगा ये करूंगा तो फिर टाइम पास हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आप मैसेज डालते जाना, मैं बाद में फुर्सत में पढ़ लूंगा, ठीक है ना, पक्का प्रॉमिस। रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन, ऐसा नहीं कि आपका मैसेज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि प्रॉब्लम करूंगा गलती हो जाएगा, फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा ना, सर प्रॉब्लम किया गलती हो गया। तो रिपेमेंट ऑफ द बैंक लोन, बेटा हमने बैंक लोन वापस किया। आपको प्रॉब्लम कैसा लगा वो बताना मेरे को, और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा, आपके लिए पढ़ा रहा हूं। रिपेमेंट ऑफ द बैंक लोन, बेटा बैंक लोन वापस किया, कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में से माइनस होगा। आपने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में माइनस होगा। और ये क्लोजिंग कैश है, कौन सा कैश है, क्लोजिंग कैश। अभी इसी को हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अभी फॉर्मेट में लेके चलता हूं आपको, फॉर्मेट में। थैंक्स अंकुर। ओके, तो फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, ऊपर सर, ऊपर मेरा नाम लिखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना फ्रेंड लोग से शेयर करना। चलो, तो हम लोग ऊपर हेडिंग क्या लिखना बेटा, एग्जाम में मस्त एकदम लिखने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या, रुको रेड हो गया, क्या लिखेंगे, व्हाइट से लिखता हूं, मस्त दिखना चाहिए। ऊपर लिखने का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिनको क्लियर नहीं दिखाई दे, कुछ बच्चे मोबाइल में देखते होंगे, कुछ लैपटॉप पे देखते होंगे, कुछ तो सीधा टीवी में देखते होंगे। भाई साहब मोबाइल और लैपटॉप पे देख रहे हो ना, HD सेलेक्ट करो, HD 1080, एकदम जबरदस्त क्लियरिटी आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, एज पर कौन सा, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कौन सा मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंफॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बेटा समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यश? रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, बेटा 3 एक्टिविटीज होते हैं। पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सा एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे, कौन सा एक्टिविटी सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ डॉट डाला हूं, पूरा लिख दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, मेरे सर के ऊपर ही है। तो सबसे पहला OA लिखा है ना, ओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर वो लिखेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। बेटा कस्टमर से हमें पैसा मिला पूरा साल भर में, हाँ हम गुड्स बेचे थे उनको कैश में, क्रेडिट में, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कितना पैसा मिला। एक बात और बेटा, क्वेश्चन में ऊपर 1000 लिखा है ना, तो आप भी 1000 ऊपर लिख देना, 3-3 जीरो मारने का जरूरत नहीं है, ऐसा 1000 लिखने का ऊपर एक कॉमा डाल देना, ओके
तो 1000 में सॉल्व करेंगे हम, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, 8 मार्क्स के लिए गारंटी आएगा, 8 मार्क्स के लिए आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कितना मिला, सब कॉलम सब इनर में लिखना, आउटर में मत लिखना। 24,894 कस्टमर से पैसा मिला। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऊपर नहीं है। अब आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ पेमेंट हुआ तो लिखेंगे पेमेंट किसको दिया सर, पेमेंट टू सप्लायर। किसको पैसा दिया, पेमेंट टू सप्लायर। हमने सप्लायर को पैसा दिया, हमने सप्लायर को पैसा दिया। कितना पैसा दिया, 18306। बेटा और एक बात, ब्रैकेट डालना है कैश फ्लो में, अगर किसी को माइनस करना है ना, ब्रैकेट डालने का। कोई भी सब्जेक्ट 3 घंटा पढ़ने का, ठीक है ना, 3 घंटा पढ़ने का, ज्यादा नहीं पढ़ने का, 3 घंटा बहुत हो गया। अरे एक सब्जेक्ट, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने का, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो। तो पेमेंट टू सप्लायर 18,306। आगे बढ़े, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और क्या आएगा, वेजस एंड सैलरी पेड। वेजस एंड सैलरी, आपने वेजस और सैलरी पे किया है। कितना पे किया, 621 माइनस होगा। ओके, पैसा बाहर जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा आएगा, सेलिंग और एडमिन। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो कितना है देखो, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस पे किया आपने 1035। सिंस बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, ब्रैकेट डालने का। आपने इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स, हाँ क्या, इनकम टैक्स कितना पे किया सर, इनकम, रुक जाओ, आपने इनकम टैक्स पे किया है, तो इनकम टैक्स पेड, आपने इनकम टैक्स कितना पे किया है, 2187 दिखाई दे रहा है, 2187। सुनो बेटा, मैं टोटल ऑलरेडी किया हूं, आप टोटल कर लो, या तो मेरे को बताना कहाँ गलती हुआ। तो एक प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो माइनस को माइनस कर दो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट लाइन में लिखना 2745। आप इसको नाम लिख देना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलना। क्या बोलना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलने का। ओके, आंसर प्लस आ रहा है, मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है सर आपका, इस साल हम बिजनेस किए ना, इतना हमें पैसा मिला, क्योंकि हम जैसा कमाए थे हमारा भी खर्चा था, तो इतना हमें पैसा मिला। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा हेड कौन सा होता है बेटा, दूसरा हेड होता है कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सा एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम। सेकेंड एक्टिविटी कौन सा लिखना है ऑर्डर में, एज पर AS3। ऑपरेटिंग के बाद दूसरा लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या लिखेंगे, चलो पहला देखते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया, पैसा आया 153, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता है, हाँ इसमें नहीं लिखा जाता है, वो इनडायरेक्ट मेथड में लिखा जाता है, डायरेक्ट मेथड में नहीं लिखा जाता है। ओके, तो कैश फ्लो पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बेचा आपने सर, RTP नवंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 9 भी कंफ्यूजन है, टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगा। RTP पूरा पहला प्रायोरिटी में कवर कर दूंगा, ठीक है ना। जब मैं लाइव का दे दूंगा ना नोटिफिकेशन, आ जाना लाइव के लेक्चर में। ओके, आप चिंता मत करो, वो सब मेरे पे छोड़ दो, समझाने का काम मेरा। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया। बेटा इन्वेस्टमेंट सेल किया तो कितना पैसा आया आपको, 153 प्लस में पैसा आया ना, प्लस। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग में नीचे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने एसेट जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, ये अपना बिजनेस करके नहीं आया, आपने एसेट्स बेचा है ना। 1152 प्लस, नीचे आ जाओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस है, यस सर, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट परचेस किया। तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितने का परचेस किया, 117 का। ब्रैकेट दिखा देना, क्योंकि जब आप परचेस करते हो तो पैसा बिजनेस से बाहर जाता है, इसीलिए माइनस। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, नेक्स्ट परचेस ऑफ, क्या परचेस किया हमने, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप फिक्स्ड परचेस करते हो तो आपका बिजनेस से पैसा बाहर जाता है। ओके, तो परचेस ऑफ फिक्स्ड कितना, 2070,
2070 ब्रैकेट दिखा देना बेटा, भूल ना जाना। अक्सर ना टैली क्यों नहीं होता ना कि बच्चे ब्रैकेट डालना भूल गए, बाद में दिमाग खराब होता है, 5-10 मिनट उसी घूर के देखते हैं उसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा नीचे करता हूं क्वेश्चन। हाँ, और कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और कुछ नहीं, दो ऐड है दो लेस है, ऐड लेस करो आप, और नेट आंसर आउटर कॉलम में आएगा, माइनस में आएगा 882। क्या बोलेंगे सर इसको? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल देना, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो लास्ट एक्टिविटी कौन सा लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी इन्वेस्टिंग के बाद? फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो हमारे फाइनेंसर है उनका, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। चलो आ जाओ, फाइनेंशियल एक्टिविटी में स्टार्टिंग में ऊपर कुछ है? यस सर, आपने शेयर इशू किया था। क्या इशू किया था? शेयर, तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, सामने शेयर्स इशू किया। जब शेयर इशू किया तो बिजनेस में पैसा आएगा कितना? 2700 प्लस होगा। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट, और अभी पेमेंट क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी का लास्ट का 3 दिखाई दे रहा है आपको, एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, तो वही लिखेंगे पेमेंट ऑफ। आप हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा ही है ना, क्योंकि ये सब आदत नहीं है लिखने का, बोर्ड पे लिखने का आदत है, इसीलिए थोड़ा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना आपको। पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या लिखेंगे सर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हमने डिविडेंड पे किया, कितना पे किया? 720, भूल ना जाना, ब्रैकेट दिखाओ, माइनस होगा। ऐसी रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ, क्या रीपे किया हमने? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हमने बैंक लोन वापिस कर दिया। कितना बैंक लोन वापिस कर दिया? 2250, माइनस होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पे किया हमने, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, हमने बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे किया। कितना इंटरेस्ट पे किया? 450, माइनस होगा, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, तो एक प्लस है, बाकी 3 माइनस है। एडलेस करो, आपको आंसर आएगा माइनस में आएगा 720। इसको बोल देना आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। आप नोट किया, ऑपरेटिंग का आंसर प्लस, इन्वेस्टिंग का माइनस, फाइनेंशियल का माइनस, एडलेस करोगे नेट आंसर पॉजिटिव आता है 1143। इस आंसर को बोलते हैं, पॉजिटिव आएगा तो बोलते हैं नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज, हाँ क्या, नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। इसमें ऐड किया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या है सर कैश एंड इक्विवेलेंट? मतलब कैश या कैश जैसा और कुछ, जिसमें कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ के अंदर है, आपने जिधर पैसा इन्वेस्ट किया 3 मंथ के अंदर आपका पैसा निकल जाएगा, वही लिया जाता है इसके अंदर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो मेरे को बताओ, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था ना ओपनिंग कैश दिखाई दे रहा है 315, वही लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कैश, कैश कितना? 315, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कैश आता है, तो उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैश। क्या बोलते हैं सर जी? क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश दिया था ना क्वेश्चन में, दिखाऊं? ये देखो लास्ट में 1458 इज द क्लोजिंग कैश। कितना लिखेंगे? 1458। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो 1143 में 315 ऐड करोगे तो आंसर आता है ना 1458, 56784534, राइट आंसर। वाओ, तो प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वापिस बोलता हूं बेटा, कभी भी कैश फ्लो क्वेश्चन आएगा जबरदस्त सॉल्व करना, कुछ भी देखना नहीं, सुनना नहीं, मैं जो आपको टेक्निक बताया उसका बेस पे आप सॉल्व कर देना। क्या 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 बातें ध्यान दोगे? वापिस मैं रिकॉल कर दूं। ये देखो, ये बैलेंस शीट का समरी दिखाया था आपको, हाँ ये याद रखना। शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड से संबंधित कोई भी चीज रहेगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई चीज रहेगा तो इन्वेस्टिंग में आएगा। करंट एसेट करंट लायबिलिटी से लिंक कुछ भी रहेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बाद में क्वेश्चन टिक मार्क कर रहे, डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है, कौन ऑपरेटिव में है, कौन इन्वेस्टिंग में है, कौन फाइनेंशियल में आएगा। बाद में लिस्ट बनाया सर ने एज पर AS3 डायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिसिप्ट और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, तो आंसर आता है 2745। इन्वेस्टिंग का
इनफ्लो है, कुछ आउटफ्लो है, एडलेस करो, आंसर माइनस में आता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक इनफ्लो है, 2-3 आउटफ्लो है, माइनस को तो आंसर माइनस में आता है। नेट आंसर आता है 1143, उसमें ओपनिंग कैश ऐड करो, क्लोजिंग कैश आएगा। 8 मार्क्स के लिए बेटा आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। अभी आपको कुछ पूछना है, देखो बच्चे लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर जी प्लीज वीडियो ऑन सीएमए, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ गया तो अच्छे से। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। आईपीसीसी ग्रुप 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स कर दीजिए। ओके, आरटीपी का तो क्वेश्चन करूंगा बेटा, सुने ना, आरटीपी क्वेश्चन करूंगा मैं पक्का। और क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? ठीक है, पक्का रैंक है। आप पढ़ाई करो बेटा, जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करने का, गारंटी रैंक आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और ठीक है, और कुछ नहीं है तो बाकी एज्यूम करता हूँ समझ में आपको। वापिस जब लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन सेंड करूंगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। अपना फ्रेंड से शेयर करना। और सुनो, आरटीपी का जो क्वेश्चन है मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर आरटीपी लिखा है, वो सब आरटीपी का सब क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। चलो ध्यान देना, स्टार्ट करता हूँ। कैश फ्लो करने जा रहा है बेटा, जिधर भी डाउट रहेगा बताना कमेंट में, ठीक है। कैश फ्लो, ये रहा बड़ा क्वेश्चन, दिखने में जितना बड़ा है वैसा नहीं है, बहुत इजी है सर। कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड करने के लिए क्या बातें ध्यान देने का? आवाज़ बरोबर आ रहा है ना अंकुर, जरा बताओ तो, आवाज़ सही आ रहा है, बस मेरे को ये बता दो। तो सुनो, कैश फ्लो सॉल्व करने का टेक्निक बताओ ना, डायरेक्ट मेथड। ये रहा, आप बैलेंस शीट तो आप देखते ही हो, बचपन से बैलेंस शीट देख रहे हो। तो यहाँ होता है बेटा फिक्स असेट्स, इधर होता है इन्वेस्टमेंट, इधर होता है करंट असेट, यहाँ होता है करंट लायबिलिटी, ऊपर होता है शेयर होल्डर फंड, और यहाँ होता है लोन फंड या बोरोड फंड। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? AS3 का डायरेक्ट मेथड बोलता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से संबंधित कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। सुन रहे हो? करंट असेट्स करंट लायबिलिटी संबंधित कुछ भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो कहाँ लेंगे उसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे। करंट एक्टिविटी याद करो, करंट एक्टिविटी क्या क्या, करंट असेट्स क्या क्या होता है जिसे हम बिजनेस करते हैं। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से संबंधित कोई भी चीज़ इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे, ठीक है सर। फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ भी चीज़ इनफ्लो और आउटफ्लो होता है तो ऑपरेटिंग के बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और शेयर होल्डर फंड और लोन फंड से संबंधित कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा तो कौन सा एक्टिविटी में लोगे? फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी है बेटा, पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटी। हाय एवरीवन, तो आ जाओ, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग इंडिया। तो करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये ग्रुप बना दिया, 3 ग्रुप बना दिया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला लिखते हैं हम लोग, दूसरा लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा लिखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। बात याद रहेगा? यस सर। तो अभी फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये सब बातें आपको याद ही है, बच्चे थोड़ी ना हो, सब आपको मैं समझा दिया, मेरा प्लेलिस्ट में है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जिधर भी डाउट रहेगा बेटा, कुछ भी और पूछोगे मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन चैलेंज है, डाउट पूछोगे ना पक्का आंसर दूंगा, नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर संबंधित, इस प्रॉब्लम संबंधित कुछ डाउट रहेगा बिंदास पूछना। कुछ और टाइम पास क्वेश्चन पूछोगे, ये वीडियो हमेशा रहेगा ना, तो बच्चे बोलेंगे क्या सर आप टाइम पास करते हो, इसीलिए टाइम पास क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। रेलेवेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट कॉस्टिंग। हाँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्टेड, ओके, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ सुप्रिया लिमिटेड, ईयर ऑफ बैलेंस शीट, टेंटेड एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सर को, हाँ, और शेयर का जो सर का वीडियो है सब शेयर करो। ये रहा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक बात ध्यान देना, सबसे शॉकिंग बेटा, जो बैलेंस शीट का डेट है ना उल्टा है, उल्टा, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, उल्टा है। देखो पहला 2020 आना चाहिए, बाद में 2021 आना चाहिए, लेकिन ये लोग ने जानबूझ के उल्टा दिया है। हाँ, क्या उल्टा दिया है? तो जब भी डेट उल्टा रहेगा, हाँ ये देखो उल्टा आदमी बना दिया हो, ये डेट उल्टा है, प्लीज़ हाँ समझा करो, डेट उल्टा है, उल्टा दिया है, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे। सवेरे सवेरे योगा चालू है, ये देखो इनका बाल उल्टा हो गया। तो बेटा जो डेट है ना उल्टा दिया है, तो आप क्या करने का सर एग्जाम में, हम भी उल्टा हो जाए एग्जाम में? नहीं, आप यहाँ लिख देना ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। समझ में आ रहा है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, पहले 2020 बाद में 2021। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान देना, डेट उल्टा है, वो जानबूझ के देते। पता चला धनाधन सॉल्व कर दिया, टैली कर दिया, किसी ने बाद में पीछे से बोला डेट उल्टा था, बोला सत्यानाश, 10 मार्क गया मेरा।
आ जाओ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड है, उसमें शेयर कैपिटल। बेटा बार बार बोलना, 1000 बार बोलना, वो बोलने का चीज है, हमारा दिल रुबा। बेटा डेट उल्टा है, ऐसा पढ़ने का, ऐसा पढ़ने का। हाँ ठीक है, तो शेयर कैपिटल पहले 200 था, बाद में 500 हो गया, क्या हुआ रहेगा? पढ़ने आना चाहिए। इसको बोलते हैं एनालाइज ऑफ द लेजर। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ है, एनालाइज ऑफ द लेजर। तो शेयर कैपिटल पहले 200 था, अभी 1000 में, फिलहाल हम लोग 200 बोलेंगे। सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम भी 1000 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल पहले 200 था, बाद में 500 हो गया। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ 1 साल में, क्या हुआ रहेगा? क्या हुआ रहेगा? जैसा बोलते हैं ना, अभी कोरोना वायरस चालू है, किसी को खांसी है, बुखार है, तो क्या हुआ रहेगा भाई? कोरोना हो सकता है, टेस्ट करा क्या हो? तो बोलता है वही है, शेयर कैपिटल पहले 200 था, बाद में 500। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए शेयर इशू किया रहेगा, शेयर इशू किया रहेगा। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, पहले 250 था, अचानक गायब हो गया, इसका मतलब हमने लोन वापस कर दिया रहेगा बैंक का। इस तरीके से पढ़ने का, समझ में आ रहा है? उल्टा पढ़ने का, उल्टा पढ़ना है। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर वगैरह, तो पहले 3047 था, अभी 1000 हो गया, क्या हुआ रहेगा? पढ़ने आना चाहिए, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया रहेगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस कम हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले 128 था, बाद में 230 हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब एसेट्स, फिक्स एसेट्स। ये बढ़ क्यों गया? आपने नया एसेट्स परचेज किया होगा। ये सब मैं बताया हो रीडिंग ऑफ लेजर में, नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में ढूंढो। आगे बढ़ते, करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल। अगर करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर बढ़ रहा है भाई साहब, डेटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या हुआ रहेगा? कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दिया रहेगा, है ना। अरे सोचो, मैं किसी से 4783 रुपीज़ लेने का था 1 साल पहले, 1 साल के बाद वो आदमी बोलता है मैं आपको और 2000 ही देना है, इसका मतलब उसने पेमेंट कर दिया रहेगा। ये कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, सिंस डेट इज उल्टा। हाँ क्या, ओपनिंग क्लोजिंग है। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस का भी झलक दिया है, झलक दिखला जा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी थोड़ा टेलर दिया है। बोलता है कुछ एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, पहले 25 था, बाद में 69 था। देखो सबको एनालाइज करने का, डिफरेंस तेरे मेरे बीच में कितना डिफरेंस हो, केवल बैलेंस शीट में करने का, प्रॉफिट लॉस में नहीं करने का। ई ना चौल बे, क्यों सर? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस साल का होता है, वो 1 साल का होता है ना, वो कैरी डाउन नहीं होता है। लेकिन बैलेंस शीट जो होता है वो कैरी डाउन होता है, इसीलिए वहां पे डिफरेंस लेते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ सबका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, सुना? डिफरेंस सबका सबका चुन चुन के। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा डिफरेंस नहीं लेने का, समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल का होता है, वो कैरी डाउन नहीं होता है नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब केवल आप 69 का बात करो, केवल 69 आपने एम्प्लॉय को पे किया है। अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर 2 दिया 115, जरा देखते हैं नोट नंबर 2 में क्या लिखा। अदर एक्सपेंस में 150 जो ओवरहेड है, इसका मतलब आपने ओवरहेड पे किया रहेगा, बात खत्म। पिछला साल का नहीं देखने का, पिछला साल का नहीं देखने का। बाद में टैक्स है, टैक्स जो पिछला साल का देखा रॉन्ग हो जाएगा, सत्यानाश। टैक्स ये साल का ही देखने का, पिछला साल का टैक्स से हमें क्या लेना देना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केवल उस साल का रहता है, हाँ क्या? क्योंकि उसमें सब नॉमिनल अकाउंट का आइटम रहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और आपने 11th में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट साल का आखिरी को क्लोज करके सब जितना भी नॉमिनल अकाउंट रहता है सब ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, वो कैरी डाउन नहीं होता। पर्सनल और रियल कैरी डाउन होता है बैलेंस शीट में। ओके, यस सर। ना नीचे जो शेयर कैपिटल तो हमने पढ़ ही लिया था, ओवरहेड अभी पढ़ लिया ना। नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं, प्रिपेयर कैश फ्लो ऑफ सुप्रिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एज पर AS3 रिवाइज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड सॉल्व करना? डायरेक्ट मेथड। जो लोग वीडियो सुन रहे हैं लाइव, रिक्वेस्ट है हेडफोन यूज करो, मेरा आवाज अच्छा ही है, ठीक है? हेडफोन यूज करो। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन इन कैश ओनली, पैसा पैसा करती है, हाँ तो सब कैश में ही है। देर इज नो आउटस्टैंडिंग इन प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021, इग्नोर डेप्रिसिएशन। और एक बात बोलता है कि हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड कितना पे किया? 80,000 पे किया ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो क्या बनाएंगे सर? कुछ नहीं, एकदम ईजी है। क्या हेडिंग लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर लिख देना सुप्रिया लिमिटेड, बाद में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर किसके हिसाब से? एज पर AS3। कौन सा मेथड से कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड।
कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 डायरेक्ट मेथड, क्या ईयर एंडिंग है, डायरेक्ट मेथड ब्रैकेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। सर हमारा ईयर एंडेड क्या लेंगे, जो लेटेस्ट वाला चल रहा है, जैसे अभी 2020 और 21 दिया था तो लेटेस्ट 2021 का हम बना रहे, तो क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, समझा। अब यहाँ लिख देना पर्टिकुलर्स और ये रुपीस कॉल, लेकिन जरा ध्यान देना ये जो रुपीस है ना, दोनों एक इनर कॉलम है आउटर कॉलम, ऊपर याद से लिख देना 1000 में सॉल्व कर रहे, इसीलिए हम 3 0 नहीं मारेंगे, सुन रहे हो, हम किस में सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 1000 में सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, यस सर। 3 एक्टिविटीज होते हैं अभी बताया था सर ने। तो सबसे पहला एक्टिविटी होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा होता है सर जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक लाइन ड्रॉ कर देना, उसका हेडिंग है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 10 लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे। अब आते हैं अगला हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम कहाँ से पैसा, 3 सेक्टर में बांट दिया जितना भी इनकम होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, अंडरलाइन मार देना। उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दो और तीसरा लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिकॉज दे आर आवर फाइनेंसर, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, 3 एक्टिविटी हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। मैं आपको बताऊंगा, जिधर भी डाउट रहेगा बताना मुझे। सुनो फटाफट सुनो, पढ़ने आना चाहिए, रीडिंग ऑफ लेक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, सिंपल कॉमन सेंस। हम इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना कि आपको पढ़ने नहीं आएगा, आपसे अच्छा कौन पढ़ेगा, अभी साइंस वाले पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुमको बैलेंस शीट तो पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा खून में है बैलेंस शीट, तो तुमको पढ़ने आना चाहिए, ज़रा ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल पहले 200 था, बाद में 500 हो गया, तो डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस तेरे मेरे बीच में कितना है डिफरेंस, इसके लिए 300 से शेयर कैपिटल बढ़ गया ये साल में, इसके लिए शेयर कैपिटल शेयर इशू किया रहेगा। तो शेयर से संबंधित कोई भी चीज रहेगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर जी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्या बोलने का, इशू ऑफ क्या, शेयर कैपिटल। कितना इशू किया रहेगा बेटा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आंसर 300। अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में तो प्लस होगा, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस होगा, समझा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल सबको समझा तो चैट बॉक्स में यस लिख दें। तो देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ो, 200 से 500 हो गया तो डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस, इसका लिए शेयर इशू किया रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, शेयर कैपिटल और ये लोन से संबंधित जो भी चीज रहेगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे, अभी बताया था सर ने, है ना, अभी तो बताया था सर ने। तो आ जाओ, लोन पहले 250 था, अचानक गायब हो गया, जैसा कुछ लोगों सर पे से बाल गायब हो जाता है वैसी गायब हो गया, तो बेटा क्या हुआ रहेगा, बाल झड़ गए, नहीं वैसी यहाँ पर आ जाओ, लोन 250 से कम हो गया, गायब ही हो गया, इसका ना लोन रीपेड किया रहेगा, लोन रीपे किया रहेगा। तो कितना लोन रीपे किया रहेगा, 250, लोन से संबंधित, बिकॉज दे आर फाइनेंसर, तो रीपेमेंट ऑफ द लोन, क्या लिखेंगे, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हमने बैंक लोन वापिस कर दिया रहेगा, कितना, 205। लेकिन जरा ध्यान देना, जब आप बैंक लोन वापस करो तो बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, इसीलिए ब्रैकेट डालना भूल न जाना। कुछ बच्चे का गलती यही हो जाता है, ब्रैकेट डालना भूल गए, बाद में 10 मिनट तक टोटल करते, टैली नहीं होता है। तो बिजनेस से पैसा आ रहा है तो प्लस, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस, किधर भी जाने दे लेकिन जा रहा है। ओके, 2 समझा। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड पेबल। अगर ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर कम हो गया, मतलब क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया रहेगा। देखो ना, पहला हमारा कर्जा हमारे सर पे इतना था, बाद में भी कम हो गया, इसका मतलब पेमेंट कर दिया रहेगा। कितना पेमेंट किया, इन दोनों का डिफरेंस, बैलेंस शीट का आइटम है डिफरेंस ढूंढने का, ठीक है। तो कितना पेमेंट कर दिया रहेगा, 2047। अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, क्रेडिटर आता है करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी संबंधित कोई भी चीज रहेगा तो ऑपरेटिंग में लिखते हैं, एक लाइन छोड़ दो और लिखेंगे कैश पेड टू सप्लायर, कैश
पेड टू सप्लायर, हमने सप्लायर को पेमेंट किया रहेगा, कितना पेमेंट किया रहेगा, डिफरेंस निकालने का, तो 2047। बेटा अगर पेमेंट किया रहेगा तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इसीलिए माइनस, समझा। 2047 कैसे आया देखो, डिफरेंस निकालने का 3047 माइनस 1000, आंसर 2047 पेमेंट किया रहेगा। चलो आगे बढ़े। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से संबंधित एसेट्स है ना, तो एसेट से संबंधित कोई भी चीज़ आएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखें, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो 128 से 230 हो गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और परचेज किया होगा, तो इसका डिफरेंस कितना था 102, 230 माइनस 128 102, इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया रहेगा, तो लिखेंगे परचेज, क्या लिखेंगे बेटा, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनका डिफरेंस बेटा आंसर 102, एक ही आइटम है इसीलिए मैं बाहर लिख देता हूँ इसको, सुने एक ही आइटम है, एक से ज़्यादा रहेगा तो इनर में लिखने का, 102 सीधा आउटर में, माइनस क्यों किया सर आपने, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया सर चुन चुन के। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, करंट एसेट, हाँ करंट एसेट संबंधित चीज़ रहेगा तो ऑपरेटिंग में लिखने का, तो बेटा 4783 एक डेटर देना चाहिए था, कुछ डेटर लोग अभी 2000 देने का, इसके लिए डेटर ने पैसा दे दिया रहेगा, बिजनेस में पैसा आया, इसका मतलब इनका डिफरेंस। ओके, तो क्या लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिला होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो बेटा कस्टमर से कितना पैसा मिला, इनका डिफरेंस, आंसर 2783 प्लस होगा, सुन रहे हो, प्लस होगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया ना, कस्टमर पैसा देंगे तो बिजनेस में पैसा आता है। ओके नेक्स्ट है सर, आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो कैश एंड ये ओपनिंग क्लोजिंग कैश है, अभी मत कुछ करो, आ जाओ अभी प्रॉफिट लॉस को एनालाइज करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस केवल ये वाला लेने का, समझ में आ रहा है ना, केवल ये वाला लेने का, सुने जो बॉक्स में किया हो, कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस वन एक साल का रहता है, वो कैरी डाउन नहीं होता है, उसका जो खर्चे होते हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन नहीं होता है, इसीलिए वही लेने का। तो बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 69,000 आपने पे किया रहेगा एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को पे किया, बिजनेस से संबंधित कोई भी चीज़ रहेगा तो ऑपरेटिंग में आता है ना, बिजनेस से संबंधित कोई चीज़ पे का तो ऑपरेटिंग में आता है, तो क्या लिखेंगे, कैश पेड टू एम्प्लॉई, कैश पेड टू एम्प्लॉई। इतना इजी क्वेश्चन सर, कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना 69 पे किया, जब एम्प्लॉय को पेमेंट किया रहेगा सैलरी वेजेस, तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इसीलिए माइनस। ओके सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अदर एक्सपेंस में क्या है, बोलता है ओवरहेड पे किया, देखो ना नोट नंबर 2 नीचे दिया 115 ओवरहेड है, ओवरहेड मतलब ऑल इनडायरेक्ट खर्चा, तो पेमेंट ऑफ ओवरहेड क्या लिखेंगे, पेड ओवरहेड, सर के ऊपर नहीं, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चे को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। तो पेमेंट क्या रहेगा, जैसा ऑफिस का खर्चा है, हाँ ऑफिस का खर्चा, सेलिंग खर्चा, हाँ इनडायरेक्ट खर्चा सब 115। आगे बढ़े, यस सर। करंट टैक्स पेड, करंट ईयर का ही बात करने का, करंट ईयर का, तो टैक्स कितना पे किया ये साल, ये टैक्स का पिछला साल से टैक्स से कोई लेना देना नहीं, याद करो टैक्स पढ़ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सब अलग अलग होता है। तो टैक्स आप ये साल कितना पे किया, 243, बिजनेस से संबंधित, बिजनेस करोगे तभी तो टैक्स पे करोगे, ना करोगे बिजनेस ना पे करोगे टैक्स, तो बिजनेस से संबंधित कोई भी चीज़ रहेगा तो ऑपरेटिंग में आता है। तो हम अगला आइटम लिखेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड, तो बेटा हमने टैक्स कितना पे किया 243, जब आप टैक्स पे करोगे बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। क्लियर, यस सर। पूरा हमने पढ़ लिया, नोट भी पढ़ लिया, अब नीचे पैराग्राफ पढ़ लो, लास्ट में कुछ नहीं, लास्ट में ये लिखा है कि सुप्रिया लिमिटेड ने ये साल 80,000 डिविडेंड पे किया 31। डिविडेंड किससे संबंधित होता है, शेयर से संबंधित होता है, तो जिधर बाप उधर बेटा। ओके तो कौन सा एक्टिविटी में लिखेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे डिविडेंड, क्योंकि शेयर्स फाइनेंशियल में आता है तो डिविडेंड भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, जिधर बाप उधर बेटा, तो डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया आपने 80, जब आप डिविडेंड पे करोगे शेयर होल्डर को बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इसीलिए माइनस। ऑलमोस्ट हो गया, अभी कंट्रोल नहीं करने का, ये स्टेज पे टोटल करने का। चलो कैलसी ले लो, टोटल करते हैं। तो 2783 प्लस है माइनस 2047 माइनस 69 माइनस 115 माइनस 243, आंसर आउटर कॉलम में आता है 309,
इस आंसर को क्या नाम दे सर? इसको बोलना नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलने का? नेट लगा देना, हेडिंग ही लिखने का, बोल देना नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का आंसर सीधा एक ही है, 102 माइनस में। अब आते हैं फाइनेंशियल का आंसर, एडलेस करो तो 300 माइनस 250 माइनस 80, फाइनेंशियल का आंसर आउटर में आता है 30। इस आंसर को ही बोल देना नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब बेटा जो भी आंसर आया, थोड़ा लाइन कम गिर गया, रुको रुको, हाँ तो इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाए। और अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, सवेरे सवेरे मॉर्निंग को 3-4 बजे उठ जाओ, सवेरे का स्टडी बहुत अच्छा होता है। हाँ चलो ये स्टेज पे इसको टोटल करेंगे बेटा। जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा तो नेट इंक्रीज बोलेंगे, नेगेटिव आएगा तो नेट डिक्रीज बोलने का। लिखो कैल्शियम लो और लिखो 309 में 102 माइनस करो और 30 माइनस करो, नेट आंसर आता है 177। 177 प्लस में आ रहा है तो क्या बोलोगे? नेट इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। अब इस आंसर में क्या ऐड करेंगे? इस आंसर में ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब सीधा सीधा बोलो ना, ओपनिंग, बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कितना था कैश? वो देखो बैलेंस शीट में जाओ, एक आइटम हमने छोड़ दिया था, याद है? ग्रीन से दिखा दूं, ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो ओपनिंग कैश है हमारा 35, डेट उल्टा है भूल ना जाना, और क्लोजिंग है 212 मिला। ओपनिंग 35 है, 35 डेट उल्टा है, बार बार बोलना। तो ओपनिंग कैश कितना लिखे सर? ओपनिंग कैश 35। इसमें ऐड करना जो भी आंसर आएगा 177 में 35 ऐड करना, क्लोजिंग आएगा 212। ये आंसर किससे मैच होगा? क्लोजिंग कैश है, याद करो क्लोजिंग कैश 212 था। यस, ये मैच होना चाहिए। इस तरीके सॉल्व कर देना, एग्जाम में आने दे, पहला आप सॉल्व करना, मतलब ऐड करने से आना चाहिए, जबरदस्ती मत करना उसके साथ। ओके, इस आंसर को क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश जैसा और कुछ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब क्लोजिंग कैश, एंड ऑफ अ पीरियड। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया आज का प्रॉब्लम। ओके, कंप्लीटेड। इस तरीके से कैश फ्लो टैली करना। मतलब होता क्या है, ये जो कैश है ना, ये क्यों इतना कम हो गया, उसका कारण बताओ। ओपनिंग कैश 35 था, क्लोजिंग 212, कैश क्यों बढ़ गया, कम हो गया, उसी को स्टेटमेंट हम बनाए, इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश किधर किधर फ्लो हुआ, हाँ कैश किधर किधर फ्लो हुआ, उसी का स्टेटमेंट है। तो हम लोग बिजनेस से कितना कमाए? 309 कमाए। इन्वेस्टिंग से कमाए नहीं, उल्टा हम लोग वहाँ इन्वेस्ट किए, और फाइनेंशियल से हम लोग कमाए नहीं, वहाँ से वहाँ पर भी पैसा लगाए। ठीक है, तो 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया, किसी ने डाउट नहीं पूछा। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ गया सबको। ठीक है, चलो बाय बाय। मैं आने से पहले आपको नोटिफिकेशन दूंगा, इसमें कुछ रिकॉल करने का जरूरत है नहीं सर, बस आप इतना ध्यान देना। जाने से पहले आपको फिर से एक बात बता देता हूँ। यस सर, जाने से पहले हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, जो बैलेंस शीट होता है डायरेक्ट मेथड से जब भी आप सॉल्व करोगे, फिक्स्ड एसेट मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट सब आ जाएगा इसके अंदर। ये साइड शेयर होल्डर फंड, लोन फंड या बोरोड फंड और करंट लायबिलिटी। इससे संबंधित पैसा आएगा जाएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बोलना। इससे संबंधित पैसा आएगा जाएगा तो कहाँ बोलोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। इससे संबंधित पैसा आएगा जाएगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेते हैं, ओके। और इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो इधर ही लेना है, ठीक है ना। तो बस 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। और जो लोग पिछला एग्ज़ाम में क्लियर किए थे, अच्छा मार्क्स आया था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का ट्रीटमेंट कहाँ है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसके अंदर बेटा, इधर तो नहीं है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कहाँ बोला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? बताओ मेरे को, दूर दूर तक कुछ नहीं बोला ऐसा कुछ।
प्रिपेयर कैश फ्लो बनाने बोला है, ऑल द ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ प्रीमियम नहीं है, तो शेयर इशू किया है बेटा, यहाँ शेयर इशू किया, ठीक है। तो पिछला मैं बता रहा हूँ, पिछला एग्जाम में जो लोग बच्चे एग्जाम दिए थे, क्लियर किए, मेरे को इंस्टा पे फोटो सेंड किए थे, मैं स्टोरी में डाला, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए, कुछ लोग 90+ स्कोर किए थे, मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 80% आराम से मिलेगा, अगर आप मेरा अकाउंट्स का प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो, ठीक है, 80+ आराम से मिलेगा। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।